भोपाल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। पीएम मोदी की जीवनी पर आधारित मोदी स्टोरी कार्यक्रम में हुए शामिल। रायपुर में गोठान समिति और युवा मितान क्लब की बैठक संपन्न। प्रदेश सरकारों की योजनाओं को लेकर की गई चर्चा। सीएम के कृषि सलाहकार प्रदेश शर्मा भी रहे मौजूद। रायपुर में अड़बंदा तालाब के सौंदर्यीकरण का काम शुरू। घर सेवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने किया शुभारंभ। लोगों को पानी की समस्या से मिलेगी निजात। उज्जैन में कक्षा 5वीं और 18वीं बोर्ड परीक्षा से परिणाम से असंतोष। स्कूल संचालकों ने शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और सरायपाली में चावल के गबन करने का मामला आया सामने। उपभोक्ताओं ने 2 महीने के नहीं दिए गए चावल। उपभोक्ताओं ने एसडीएम को दी शिकायत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पीएम मोदी की जीवनी पर आधारित मोदी स्टोरी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि भूपेश बघेल की सरकार हर मोर्चे पर असफल और विफल साबित हुई है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, यह हम नहीं कह रहे, ईडी ने अपने प्रेस के नोट में जारी किया है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें पूरा विश्वास है इस बार जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस भ्रष्ट है और जनता के बीच इसकी मान्यता नहीं है। आज मध्य प्रदेश आया हूं और 3 बजे से मोदी स्टोरी का कार्यक्रम है सुशासन भवन में, उसमें शामिल होने के लिए मैं आया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश के और भी हमारे वरिष्ठ नेतागण रहने वाले हैं और मोदी जी के जीवनी पर वो कार्यक्रम सुशासन भवन में आयोजित है। कार्यालय आया तो हमने कहा कि पुराने साथियों से हमारी भेंट हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी मैं 1998 में विधायक था, उसके पहले भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न दायित्वों में मैं मध्य प्रदेश रहा, तो इसलिए कार्यालय आकर के बहुत से पुराने लोगों से ही भेंट हुई। रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल से श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है और वो सरकार हर मोर्चे पर असफल और विफल साबित। रायपुर में भाजयुमो करेगा लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इतने निम्न स्तर पर गिर सकती है। उन्होंने कहा कि सीएम ने कहा है कि पीएससी चयन की सूची में आपको कोई भी गड़बड़ी लगती है तो आप सबूत दीजिए, जांच करवाकर मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिर्फ लिस्ट के आधार पर इसमें 1-2 बच्चे राजनेताओं के पास हो गए हैं, कुछ अधिकारियों के बच्चे पास हो गए हैं, कुछ व्यापारियों के बच्चे पास हो गए हैं। इसलिए पीएससी ने गड़बड़ी की बात करना आपत्तिजनक बयान बताया है और यह लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान है। आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर तक गिर गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि आपको पीएससी में गड़बड़ी के आपके पास कोई भी प्रमाण है, आप सामने रखिए, जांच की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिर्फ लिस्ट के आधार पे और इसमें 1-2 राजनेताओं के बच्चे पास हो गए हैं, कुछ अधिकारियों के बच्चे पास हो गए हैं, कुछ व्यापारियों के बच्चे पास हुए हैं, इसलिए पीएससी में गड़बड़ी हुई है, ये तो बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। यह राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान है भारतीय जनता पार्टी का। छत्तीसगढ़ की पीएससी में गड़बड़ियों का दौर 2018 दिसंबर से समाप्त हो गया, जब रमन सरकार की विदाई हुई।
आप सबको याद होगा कि 15 साल में मात्र 9 बार पीएससी की परीक्षा करवाया था डॉक्टर रमन सिंह ने। ये वही प्रदेश है जब व्यापम की, पीएमटी की, उस समय एक साल में 3 बार परीक्षाएं करवाई गई थी। अब कौन थी वो दिद्दू जिनके पास में व्यापम की गड़बड़ियों का खजाना जाता था, जिनके इशारे पे पीएमटी की एक साल में 3 बार परीक्षाएं हुई थी। तत्कालीन व्यापम के नियंत्रक को हटाने की नौबत आ गई थी कांग्रेस के आंदोलन के बाद में। रायपुर में धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के कार्यालय परिसर में गोठान समिति और युवा मितान क्लब की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही जन कल्याणकारी योजना और गोठान युवा मितान क्लब के कार्यों के बारे में चर्चा की गई और इसके लिए विशेष जानकारी देने सीएम के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि किस तरह गोठान में कार्य करना है, खाद बनाने और उपयोग के लिए उनके द्वारा प्रेरित किया गया ताकि किसान, नौजवान, महिलाएं अधिक से अधिक जुड़कर प्रदेश भर के में लाभान्वित हो। इस योजना से गोपालकों को उचित सम्मान मिल रहा है और प्रदेश के लोगों को रासायनिक खादों से राहत मिल रही है। रायपुर में धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा ग्राम पंचायत मांढर के अड़बद्दा तालाब की साफ सफाई, गहरीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य का विधि विधान पूजा पाठ कर शुभारंभ किया गया। यह कार्य सारडा एनर्जी, गोदावरी इस्पात और जायसवाल निको के संयुक्त तत्वाधान में सीएसआर मद से किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक अड़बद्दा तालाब लगभग 70 एकड़ बृहद क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसके लंबे समय से साफ सफाई के अनुभव के कारण यह जल कुंभी भी से पट गया है, जिसकी ग्रामवासी लंबे समय से साफ सफाई और सौंदर्यीकरण की मांग कर रहे थे, जिसको आज पूरा करते हुए कार्य का शुभारंभ किया गया। निश्चित ही इस तालाब के सौंदर्यीकरण होने से ये दिन ग्रामवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा और इस तालाब को संवरने से यहां के आसपास के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने कल शाम शहीद चुड़ामंडी नायक वार्ड नंबर 38 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के साथ साथ सामाजिक भवनों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर वार्डवासियों के द्वारा करवाया गया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 38 के अंतर्गत सारथीपारा में सारथी समाज के लिए 10 लाख रुपए से स्वीकृत भवन निर्माण कार्य, रामकुंड में विजेता क्लब के पास 10 लाख रुपए से स्वीकृत सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, खपरा भट्टी में साई मंदिर के पास 5 लाख रुपए से स्वीकृत गोरा चोरा निर्माण कार्य, डबरीपारा के चंदाबाड़ा में 5 लाख रुपए से स्वीकृत सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर वार्डवासी बहुत खुश हुए हैं। आपको बता दें और इसी उत्साह से ढोल नगाड़े बजाकर पुष्प वर्षा कर विधायक विकास उपाध्याय का भव्य स्वागत वंदन किया गया। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें उज्जैन के परीक्षा परिणाम आशा अनुरूप नहीं आने से विद्यार्थियों और शिक्षकों सहित निजी स्कूल संचालकों में असंतोष व्याप्त है। इसी के चलते बुधवार को शहर के निजी स्कूल संचालकों ने संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय का घेराव किया और अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की कॉपी की रीचेकिंग करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने पर विद्यार्थियों को वही परीक्षा सेंटर दिए जाने की मांग की है, जहां वहां अध्ययन करता हो। इस मौके पर शहर अध्यक्ष जितेंद्र शिंदे, सचिव मनीष रावल और संजय पुरोहित सहित बड़ी संख्या में स्कूल संचालक मौजूद रहे। मुख्य शिकायत ये है कि बच्चों के स्तर को देखते हुए उनके अंक कम आए हैं, लिहाजा एक बार उससे जो अंक की प्रविष्टि की गई है ऑनलाइन, उसकी जांच करवाई जाए। अगर वास्तव में ऐसा है तो कोई बात नहीं है, अन्यथा उनके अंक सुधारे जाएं बच्चों के। जिले का नहीं है, केवल उज्जैन शहर का है, उज्जैन विकासखंड का। इसके
अभी तो मेरे पास 60-70 लोग थे, उसमें हमारे आदरणीय संयुक्त संचालक महोदय ने भी उनसे बात की है और जो भी तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसका दायित्व तो हमने बीआरसी को सौंपा है। वो जो भी उसमें फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पर संयुक्त संचालक महोदय राज्य शिक्षा केंद्र में संवाद करेंगे, उसके बाद जो भी स्थिति होगी स्पष्ट होगी। जिला कबीरधाम के पंडेरिया ब्लॉक के अंतर्गत चावल सेल्समैन की मनमानी और दबंगाई का खामियाजा गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मामला खेरडोगरी का है, जहां शिव महिला सह सहायता समूह द्वारा संचालित समूह द्वारा चावल का वितरण ग्रामीणों को किया जाता रहा है, लेकिन 2 माह के चावल वितरण न करते हुए सोसाइटी प्रबंधक द्वारा गबन कर लिया गया है। वहीं इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जांच का हवाला देते हुए मामले पर टाल मटोल जवाब दिए जा रहे हैं। मालूम हो कि जिले में इस तरह के मामले एक बार नहीं बल्कि पहले भी ऐसे मामले इलाके में देखे जा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की इस लापरवाही का पूरा खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। अधिकारियों के इस तरह के सुस्त रवैये के चलते ग्रामीणों को चावल मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सोसाइटी प्रबंधक द्वारा अलग अलग महीने में चुनिंदा लोगों को चावल का वितरण किया गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए जांच का आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह की चावल गबन पर संबंधित अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। लेकर आए हैं। अच्छा, कौन से गांव रही सो? ग्राम पंचायत खरुंगरी। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि यहाँ 2 महीने का चावल दिया ही नहीं है, अंगूठा लगाकर फर्जीवाड़ा करते रहते हो। अच्छा, ये है। कौन किए हैं ऐसा? वहाँ का जो डीलर है, जो विक्रेता सेल्समैन, वो किया है। और क्या नाम? तो नहीं देते। अच्छा, क्या बोलते हैं? जाओ जो भी करना है वो कर लो, ये कहते हैं। चावल के मामले क्या है? हाँ, चावल हमारे गांव बहुत ज्यादा समस्या हुआ। सेल्समैन जो है ना, हाँ, चावल में बहुत मनमानी कर रखे। कैसे टाइप से मनमानी? जैसे कि चावल को नहीं देता है टाइम पे। हाँ, और जैसे 2 महीना कभी आया था ना, हाँ, उसमें अगले महीना दूंगा, अगले महीना दूंगा, ऐसा बोल के नहीं दे रहा है चावल। अच्छा, फिंगरप्रिंट भी ले लिया करके बता रहे? ले लिया है ऐसा बोलते हैं सब लोग, हमारा भी ले लिया सबका। अच्छा, और चावल उसमें चक गया है, लेकिन जो चावल लेने वाला है ना, उसको चावल नहीं मिला है। उसके मुद्दे को लेकर हम लोग इधर आए थे। किससे मिले हो? यहाँ कलेक्टर ऑफिस में मिले हैं, तो बोला कल जांच पड़ताल होगा, उसके बाद चावल ले लेना, ऐसा बोला। डोगरी में हितग्राहियों का हस्ताक्षर ले लिया गया है, लेकिन चावल नहीं बांटने के आरोप लग रहा है। खाद्य निरीक्षक पंडरिया को जांच करने का निर्देश दिया गया है और सही होने पे कार्रवाई की जाएगी। और कई जगह किस तरह से शिकायत है, जैसे मालगी हमली मालगी, वहाँ भी इस तरह से शिकायतें हैं, चावल कम हो गया है। अभी चावल कम होने की ऐसी कोई तो शिकायत प्राप्त नहीं हो। पूरा 2 माह का आवंटन गया हुआ है और जहाँ जहाँ ऐसी शिकायत हो गई है जांच करके उनके ऊपर। छत्तीसगढ़ सरकार एक और जहां भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राशन दुकान से एक साथ 2 महीने का राशन देने का निर्देश जारी की है, तो वहीं ठीक इसके विपरीत सेल्समैन इस योजना का उपभोक्ताओं को लाभ देने के बजाय गड़बड़ी करने में लगे हैं। मामला सरायपाली ब्लॉक के ग्राम कुंडापाली से सामने आया है, जहां ग्राम कुंडापाली के लोगों को राशन लेने के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर ग्राम भूतिया में संचालित राशन दुकान राशन लेने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन सेल्समैन द्वारा वितरण के लिए आए 2 महीने के राशन का गबन कर लिया गया है और उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को आज मिलेगा कल मिलेगा कहकर राशन दुकान के चक्कर काटने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं और साथियों ने मजबूर भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं का आरोप है कि सेल्समैन के द्वारा उनके अंगूठे का निशान लेकर राशन वितरण की एंट्री कर ली गई है और राशन का गबन कर लिया गया है, लेकिन उन्हें चावल नहीं दिए गए हैं, जिसकी शिकायत लेकर कई ग्रामीण एसडीएम ऑफिस पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चावल गबन का मामला है और ग्राम कुंडापाली के ग्रामीणों को विगत 2 माह का राशन नहीं मिला हुआ है और ये भीषण गर्मी में 2 माह का चावल नहीं मिलना कितनी घोर जो है घोटाले को दर्शाता है कि 2 महीने से ग्रामीण को चावल नहीं मिल रहा है, बेचारे लोग भूखे हैं और आज दर दर भटकते हुए एसडीएम कार्यालय आए हुए हैं और इनको जो है हमारी भरपूर ये मेरी मांग है कि इनको जल्द से जल्द चावल दिया जाए और नहीं तो फिर हम लोग हमारी पार्टी से हम लोग जो है उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
ये समस्या है कि हमारा सेमेंट चावल जो सेमेंट देता है वो चावल वो गबन कर दिया है और 2 महीने का चावल हमको अभी तक नहीं मिला है। और सेमेंट से हमारे गांव वाले बहुत सारे मीटिंग करवाए थे गांव में, उसमें ये बोला कि मैं कल दूंगा परसों दे दूंगा और अभी तक हम लोगों को चावल नहीं मिला है। आप कितनी बार गए चावल लेने के लिए? हम सेल्समैन के वहाँ पूजा गए थे। कितनी बार गए थे आप? 2-3 बार गए थे। क्या बोलता है सेल्समैन? और चावल अगर अभी नहीं है मैं गबन कर दिया हूँ, उसको मैं व्यवस्था करके दूंगा पूरा। 2 महीने से राशन नहीं मिला है। कहाँ मिलता है राशन? आपको कौन सा गाँव में? क्या बोलता है सेल्समैन? 15 दिन टाइम दिया है तो मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला। कितना महीने से नहीं मिल रहा है? तो आपको क्या लगता है सेल्समैन चावल बेच दिया है? अब खबर रायगढ़ से है, जहां गर्मी के मामले के नित नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। ऐसे में जहां लोग सुबह से ही बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, तो वहीं सैकड़ों बच्चे रायगढ़ स्टेडियम में आयोजित समर कैंप में अपना पसीना बहा रहे हैं। आपको बता दें कि खेल खेल में जीवन की सीख हो या फिर फिटनेस का मंत्र, बच्चे बारीकी से सब सीख रहे हैं। करीब 3 साल बाद रायगढ़ स्टेडियम बच्चों से फिर गुलजार हुआ है। स्टेडियम में खेल प्रेमी बच्चों को मैदान में देखकर बेहद ही खुश हो रहे हैं। वहीं खेलों में सबसे ज्यादा रुचि बच्चे बास्केटबॉल के खेल में ले रहे हैं। दरअसल इस स्टेडियम में सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक 140 बच्चे बास्केटबॉल सीख रहे हैं। मुख्य कोच अंजू जोशी और सीनियर खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में बच्चों ने 15 दिन में काफी कुछ सीख भी लिया है। तो आपको बता दें कि फिटनेस के लिए कहीं ना कहीं जहां खेल बेहद ही जरूरी है, तो वहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खेल बेहद ही जरूरतमंद साबित होते हैं। वहीं आपको बता दें कि रायगढ़ में इस स्टेडियम में बच्चों के द्वारा जो है बास्केटबॉल जो है वो खेला जा रहा है और जिससे देखकर खेल प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरा नाम भाग्यश्री साहू है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे पहली बार खेलने आई हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खेल के, क्योंकि समर वेकेशन है और समर वेकेशन में हमको और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने को मिलता है और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हेलो, मेरा नाम साइफा है, मैं क्लास 8 की हूँ, मेरा 13 ईयर्स हो रहा है। मैं 1 साल हो गया मैं बास्केटबॉल खेल रही हूँ और यहाँ पे अंजू मैम बहुत अच्छा भी सिखाती है और समर कैंप में आना मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे और नए लोग आते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सिखाने और उन लोगों को भी थोड़ा सीखने का मौका मिलता है। मेरा नाम एमन हसन खान है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 13 साल की हूँ। मैं यहाँ स्टेडियम आती हूँ बास्केटबॉल खेलने और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंजॉयमेंट होती है और समर वेकेशन होता है और भी अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम पिंकी सिंह है। मेरे दोनों बच्चे श्रेया सिंह और सृष्टि सिंह यहाँ पे अभी पिछले 10 दिनों से बास्केटबॉल खेलने के लिए आ रहे हैं और इससे उन्हें बहुत फायदा हो रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटी उनकी नहीं हो रही थी इन कोरोना के समय से लेकर के अभी तक, और जो बच्चों की स्कूलिंग होती है उनका जो टाइमिंग होता है उसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद होती है। तो ये जो समय है उनके लिए बहुत ही अच्छा है और जो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू वो उनका जो स्टेमिना ग्रोथ हो रहा है और सबसे अच्छी बात यहाँ उनका जो डाइट है वो भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। मेरा नाम अंजू जोशी है और मैं यहाँ जिला जेल रायगढ़ में पदस्थ हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट NIS कर रखा है और पहले भी कलेक्टर भीम सिंह जी के द्वारा यहाँ मुझे अटैच किया गया था एज ए बास्केटबॉल कोच। चूँकि अभी कोविड के वजह से काफ़ी टाइम से गेम्स वगैरह सब बंद थे, अभी प्रशासन की तरफ ये पहल हुई है कि समर कैंप लगाया गया है जो कि 5 तारीख से 20 तारीख तक का था और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा होने की वजह से प्रशासन की तरफ से इसका डेट आगे बढ़ा दिया गया है जो 4 जून तक हो गया है। इसमें काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारी गेम्स के बारे में जानकारी मिल रही है जो सीख रहे हैं, जो इस गेम्स में भी आगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का बोझ कम करने के लिए उल्सापुर को सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उल्सापुर स्टेशन के रास्ते में दिन दिहाड़े चाकूबाजी जैसी घटनाएं यात्रियों को डराने का काम कर रही हैं। दरअसल बीते दिन दोपहर में 3 अज्ञात लोगों ने इलेक्ट्रिक ऑटो चालक के साथ लूटपाट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। हमले में ऑटो
चालक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं घायल ऑटो चालक की पत्नी ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। वहीं ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने अपनी दूसरी पत्नी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मृतक राजा पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद युवक ने दूसरी शादी मुस्लिम समाज की महिला से की थी। वहीं शादी के बाद से ही युवती लगातार पति पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी। मृतक ने जब धर्म परिवर्तन नहीं किया गया उसके द्वारा तो युवती ने उससे रुपयों की मांग करने लगी थी, जिससे परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिवार के बयान के बाद शव को पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं परिवार द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम था? राजा। कितनी उम्र थी? 40। क्या काम करते थे ये? ड्राइवर। क्या घटनाक्रम हुआ ये? खबर लगी, मैं अपने घर की चरखी चला रहा था, मेरे भांजे ने फोन लगाया कि मामा ने फांसी लगा ली, तो मैं एकदम दौड़ा वहां गया। कब की घटना है ये? कल की घटना है। कारण क्या रहा सुसाइड करने का? कारण कर उसका सुसाइड उसकी औरत दूसरी वाली जिसको उसने रख रखी थी। तो क्या ब्लैकमेलिंग की कुछ बात सामने आ रही है? हाँ, वो बोल रही थी, बोले देखो मेरी जात वाला बनना पड़ेगा, देखो मुसलमान बनना पड़ेगा, और दूसरी बात अगर तू मुसलमान नहीं बनेगा तो मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगी। उनने कई बार मेरे को आगे बोला भाई ऐसी बात है, मैंने बोला चल ठीक है, जब तक तू रह रही है जब तक रहे। उसके बाद बोली कि मेरे को तो घर का मकान चाहिए, तेरी माँ से बोल, तेरे भाई से बोल कि मेरे को 1 लाख रुपया दे और मेरे को घर के मकान में रखे जब मैं तेरे साथ में रहूंगी। तो परेशानी में आके उसने क्या मालूम क्या कहा, कल भी वो उसको प्लाट दिखाने लेके गया, दिन भर उसके साथ में रिहा। अब शाम को क्या मालूम क्या हुआ, उसने आके फांसी लगा ली। ये न्यू बस्ती आजाद नगर का एक 35 साल का राजा पिता रमेश पवार ने अपने कमरे बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसका पीएम कराया जा रहा है, अभी भी जांच में है क्या कारण है। परिजनों ने क्या बताया? परिजनों ने बयान नहीं लिखा। बिलासपुर में 14 अप्रैल को सड़क हादसे में ग्रामीण की मौत हुई थी। इस मामले में परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर किडनी चोरी करने का आरोप लगाया था। बता दें कि अंतिम संस्कार से पहले नहलाने के लिए जब मृतक के कपड़े उतारे गए तो उसके पेट में लंबा चीरा लगा हुआ था, जिसके बाद किडनी चोरी के आरोप में परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। कलेक्टर के आदेश के बाद 27 दिन बाद कब्र को खोदकर शव को बाहर निकाला गया है और जहां आज उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मतलब किडनी चोरी हुई करके आशंका के लिए जो आवेदन लगाए थे उसके विषय में परिजन मतलब जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मतलब नहीं जा सकते करके, कोई किसी को अलाउड नहीं है करके। क्या घटना हुआ? एक्सीडेंट हुआ है, उसको एक्सीडेंट होने के बाद में उसको दफन कर दिए थे, जिसको मतलब 25-26 रोज के बाद में निकाल कर मतलब पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। तो उसके पेट में मतलब चीरे का निशान है और वहाँ पे 8 टाका लगा हुआ है। तो इस संख्या पे मतलब मैं जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ पोस्टमार्टम, या फिर अपनी तरफ से फोटोग्राफी कराना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब मतलब जाने के लिए मना करके मतलब किसी को जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक पुलिस को भी जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब तो मेरा तो उनका मतलब दूर हो ही नहीं रहा है और बोल रहे हैं कि मतलब वो फोटोग्राफी जो होगा वो सीधा मतलब पुलिस के तरफ से मतलब जो भी सीधा न्यायालय में मतलब पेश होगी। तो उसमें हमको तो क्या हमको तो कुछ पता ही नहीं चला ना उसमें क्या है क्या नहीं है। एक्सीडेंट हुए थे 14 अप्रैल की बात है। एक्सीडेंट हुए उसके बाद सबसे पहले पामगढ़ में अस्पताल में इलाज करवाए, उसके बाद और कहीं करवाए थे, उसके बाद पूरा इलाज प्रथम हॉस्पिटल में करवाए। इलाज के दौरान एक्सपायर कर गए थे, जिसे गाँव वाले ले गए और कफन दफन के लिए ले जा रहे थे। उस दौरान पता चला कि पेट में चीरा लगा हुआ। परिजन लोग फिर इसमें शंका जाहिर की कि किडनी निकल जाएगा। थाना में एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में और डॉक्टर की उपस्थिति में सबको खनन कराया गया। रायगढ़ के लेलुंगा थाना क्षेत्र के ग्राम दियागढ़ में बीती देर रात एक अधेड़ महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार महिला को पड़ोस के ही
पड़ोसी के ही द्वारा गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं घटना के बाद से पड़ोसी फरार बताया जा रहा है। मामले की जानकारी लगते ही लेलूंगा पुलिस सहित जिला पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। जांच के दौरान जानकारी सामने आई कि महिला की पड़ोसी के साथ पुरानी रंजिश थी और इसी वजह से पड़ोसी द्वारा हत्या की गई। यह घटना लेलूंगा थाना अंतर्गत ये दियागढ़ गांव की है। बीती रात 2 से 2:30 बजे के बीच दो संदेही केशव यादव और गोपाल यादव सामने वाले घर में जाकर के वो घुसने का प्रयास किया। गोपाल यादव के घर में घुसने का प्रयास किया, तभी जो है कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। तो जिसके बाद उसकी मां द्रुपति यादव जग गई, जो बाहर सोई हुई थी, और ऐसा पता चल रहा है कि उन्हीं दोनों संदेहियों के द्वारा जो है उसको फिलहाल इस